गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में मैंने आपको संश्लेषित रेशे एवं संश्लेषित रेशों के प्रकार पढ़ाया था। आज मैं आपको प्लास्टिक पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। घर पर आप प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। आपने घर में या बाथरूम में या किचन में, अपने फ्रिज में बहुत सी आपके घर में कुछ ऐसी वस्तुएं होंगी जो प्लास्टिक की बनी हुई होंगी और उसका उपयोग आप लोग अच्छे से करते होंगे। तो उनको आप लोग देखिएगा और कम से कम 10 वस्तुओं की सूची बनाकर अपनी कॉपी में लिखिएगा। ठीक है। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। ठीक है। जैसे संश्लेषित रेशा बहुलक था, उसी तरह प्लास्टिक भी है। बहुलक का मतलब कि बहुत सी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती कि जितने प्लास्टिक बने उनमें इकाइयों की व्यवस्था एक तरह से नहीं होती। कुछ में रेखीय होती है तो अन्य में तिर्यकबद्ध यानी क्रॉसबद्ध होती है। जैसे चित्र ए और बी में देखिए, ए में रेखीय है और बी में क्रॉसबद्ध तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है। आगे देखिए, आपने प्लास्टिक की सभी संभव आकार और साइजों में उपलब्ध है। प्लास्टिक की वस्तुएं जो हैं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध है। ये चित्र 3.7 में देखिए, अलग अलग तरह के आकार हैं। तो ये देखकर कभी आश्चर्य भी होता होगा कि ऐसा होता कैसे संभव है। तो तथ्य ये है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है। पुनः चक्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपयोग किए गए उत्पादों को कच्ची सामग्री में परिवर्तित किया जाता है और कच्ची सामग्री से फिर उत्पाद को बनाया जाता है। इसको हम पुनः चक्रण बोलते हैं। ठीक है। इसे पुनः प्रयुक्त किया जाता है। इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है और बेलकर चद्दरों में बदला जा सकता है। इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। इसलिए इसके विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। ठीक है। पॉलीथीन आप लोगों ने सुना होगा, पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का ही एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम आता है। पॉलीथीन थैली से आप लोग परिचित ही होंगे। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़ों को मोड़िए। तो कुछ प्लास्टिक जो होंगे उनको आप मोड़ लेंगे और कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो मोड़ने पर टूट जाते हैं, वो मुड़ते नहीं हैं, बल लगाने पर वो टूट जाते हैं। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो विकृत हो जाता है। विकृत मतलब उसका रूप बिगड़ जाता है। बोतल जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अगर प्लास्टिक की बोतल में आप गर्म पानी डालेंगे तो ये हुआ होगा कभी आप लोग के साथ भी। तो प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता पूरा मुड़ जाता है, ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ठीक है। जो आसानी से मुड़ जाए और उसका जैसे गर्म पानी डालने पर बोतल का आकार बदल गया, तो इस तरह का प्लास्टिक कैसा होता है? थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ, विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। ये 3.8 चित्र में देखिए, ये 3.8 में थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तु और थर्मोसेटिंग है। उसके बाद थर्मोसेटिंग क्या होता है? कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो एक बार एक सांचे में अगर इनको ढाल दें तो इन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। इसके 2 उदाहरण हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट जो है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। कुचालक मतलब समझते हो कि यानी कि उससे ऊष्मा और विद्युत प्रभावित नहीं होती है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने काम में आता है। आप लोगों ने जो बिजली कर्मी होते हैं कभी उनको काम करते अगर देखा होगा तो उनके पास जो पेचकस और प्लास होता है उसके पीछे प्लास्टिक लगा होता है, वो यही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। उसमें विद्युत प्रभावित नहीं होती, जिससे उनको बिजली का काम करने में करंट नहीं लगता है। ठीक है। मेलामाइन भी एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा यह अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यानी मेलामाइन जो है और जो प्लास्टिक है उससे ज़्यादा ऊष्मा को ये सह लेता है। इससे फर्श की टाइलें बनाना, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लाया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं। वो जो आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनके जो
वो जो कपड़े पहनते हैं उसके ऊपर ये मेलामाइन की ही एक परत चढ़ी होती है जो उनकी आग से क्या करती है, सुरक्षा करती है। ठीक है, इस तरह प्लास्टिक कितने प्रकार के आपने पढ़े, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक, फिर आगे देखिए विकल्प पदार्थ प्लास्टिक, यानी कि आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचें तो प्लास्टिक पार्ट सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण क्या है, ये तो हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं, कैपेसिटी इनकी अच्छी होती है और धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों, अंतरिक्ष यानों में भी होता है। क्योंकि जो वायुयान होते हैं उनको उड़ना है, अगर हम उसमें लोहे की चीज़ें ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो बहुत भारी हो जाएगा, तो उड़ने में उनको ज़्यादा फ्यूल की आवश्यकता होगी। तो इसलिए क्या करते हैं, प्लास्टिक का अधिक से अधिक उसमें उपयोग किया जाता है जिससे वो हल्के रहें। उपयोग की सूची असीमित है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें प्लास्टिक की बनती हैं, जैसे चप्पल है, फर्नीचर है, सजावट की वस्तुएं हैं, बहुत सी चीज़ें प्लास्टिक की बनाई जाती हैं। प्लास्टिक अनविक्रियाशील है, मतलब जैसे कि लोहे की अगर चीज़ है, अगर उसमें हम लोहे को अगर हवा में खुला छोड़ दें तो उसमें जंग लग जाता है, लेकिन प्लास्टिक में ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु भी किया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। आप लोग ने पहले ही अपने घरों में दादा दादी, मम्मी पापा से पूछेगा, पहले जो बाल्टियाँ होती थी वो कैसी होती थी, लोहे की बनी होती थी, थोड़ी भारी होती थी वो। ठीक है, लेकिन आज जो प्लास्टिक के पात्रों में लाने से क्या लाभ है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसके बदले क्या ला रहे हैं, हम प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग करें। इसका लाभ क्या है, हल्की होती है, क्योंकि लोहे की बाल्टी पहले खुद ही भारी होती है, उसमें पानी अगर डाल दे तो वो और भारी हो जाती थी। तो अब प्लास्टिक की बाल्टियों का यूज़ करते हैं तो वो उठाने में हल्की रहती है और बहुत लंबे समय तक चलती भी है। अतः विभिन्न उद्देश्य हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते भी होते हैं। ये आप अगर एक लोहे की बाल्टी खरीदने जाएं और प्लास्टिक की बाल्टी खरीदने जाएं तो प्लास्टिक की बाल्टी आपको सस्ती भी मिल जाएगी। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाएं जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। ठीक है, प्लास्टिक क्या है, कुचालक है। आपने पढ़ लिया था कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इसके बने होते हैं ताकि हैंडल जो है वो गर्म ना हो, आप उसको आसानी से पकड़ सकें। ठीक, प्लास्टिक और पर्यावरण। बच्चों, प्लास्टिक हम अपनी सुविधा के लिए यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत घातक होता है। जब हम बाज़ार में जाते हैं तो हमें प्लास्टिक या तो पॉलीथीन में लपेटी वस्तुएं मिलती हैं, या एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। क्योंकि प्लास्टिक बहुत जल्दी क्या है, अपघटित नहीं होता है, बहुत समय लगता है इसको अपघटित होने में। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है उसे जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। यानी जो पदार्थ जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। इसमें आपके सब्जी, फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन है, कागज़ है, सूती कपड़ा है, ये सब आपके जैव निम्नीकरण के अंतर्गत आते हैं। कुछ पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता उन्हें हम जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे ये टिन है, एल्युमिनियम है और प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, ये जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं होते, इसलिए इनको जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए टेबल दी हुई है कि जैसे सब्जी, फलों के छिलके कितना समय लेते हैं ये अपघटित होने में, 1 से 2 सप्ताह। ठीक है, ये जैव निम्नीकरणीय। कागज़ 10 से 30 दिन, ये भी जैव निम्नीकरणीय है। अब ये देखिए उसके अपेक्षा इधर देखिए,
टिन है, एल्युमिनियम है, ये 100 से 500 वर्ष लेते हैं और प्लास्टिक की थैलियाँ तो कई वर्ष ले लेती है। तो इस तरह ये हमारे पर्यावरण के लिए क्या होती है, प्लास्टिक की थैलियाँ बहुत हानिकारक होती हैं। इस टेबल को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरण इसलिए ये पर्यावरण का हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब हम इस संश्लेषित पदार्थ को अगर हम जलाने की कोशिश करते हैं तो पूरी तरह जलने में बहुत लंबा समय ले लेता है और उस दौरान एक बहुत विषैली गैस इसकी उत्सर्जित होती रहती है जो पर्यावरण को प्रदूषित करती रहती है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जाए? क्योंकि जो प्लास्टिक है अगर उसको अगर आप मिट्टी में दफनाएंगे तो वो मिट्टी की मृदा को भी क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है। उसको जलाएंगे तो वातावरण को प्रदूषित करता है। तो आखिर हम प्लास्टिक का क्या किया जाए कि वो हमारे वातावरण को कम से कम प्रदूषित करे? तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ यहाँ पे दिया गया है कि हमें क्या करना चाहिए। ध्यान से इसको पढ़िए। क्या करें? यथासंभव उसके उपयोग से बचिए, यानी कि कम से कम उसका प्रयोग करिए और कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए क्योंकि ये जैव निम्नीकरणीय है और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग अलग इकट्ठा करिए ताकि इनका निस्तारण हो जाए। क्योंकि कूड़े में क्या करते हैं, घरों में लोग सब चीज़ें मिक्स कर देते हैं, दोनों प्रकार की चीज़ों को, तो उनका निस्तारण करना बहुत कठिन हो जाता है। तो हमें कूड़े को अलग अलग रखना चाहिए। जैव निम्नीकरणीय कूड़ा अलग रखें और अनिम्नीकरणीय अलग, यानी जैसे कागज़ है, सब्जी के छिलके, उनको अलग रखें और प्लास्टिक की चीज़ों को हम अलग रखें, जिससे कि अगर हम कचरे में जब उसको फेंकें तो उनका निस्तारण सुविधाजनक से हो सके। घर में ही आपको ये करना चाहिए। कुछ और तरीके भी हो सकते हैं जिनके द्वारा हम प्लास्टिक के पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। तो प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। पुनः चक्रित आपको पहले ही बताया था कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा उपयोग किए गए उत्पादों को कच्ची सामग्री में परिवर्तित किया जाता है और कच्ची सामग्री से फिर उत्पाद को बनाया जाता है। तो यानी प्लास्टिक को जब हम दोबारा यूज़ कर लेंगे तो वातावरण में नहीं जाएगा और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले उसमें अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं जिसमें उनमें कुछ रंग भी आ जाए। इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है, सीमित हो जाता है। ठीक है। अब हमको एक अच्छे नागरिक के रूप में हमें इन 5R सिद्धांत को अपनाना चाहिए। 5R मतलब पहले R है आपका रिड्यूस, यानी कि आप उस प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करिए, पुनः उपयोग करिए। यानी कि एक बार प्लास्टिक को आपने यूज़ कर लिया तो आप दोबारा उसको यूज़ करिए, फेंकिए नहीं उसको इधर उधर। जैसे आपके घर में अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है तो उस बोतल का आप गमला बना सकते हैं या पेन स्टैंड बना सकते हैं, तो उसको यूज़ करिए, फिर से पुनः चक्रित कीजिए, पुनः प्राप्त करिए, उसको रिकवर करिए उसको, और उपयोग ना करना यानी उपयोग ही उसका बहुत कम करिए प्लास्टिक की चीज़ों का। तो इस प्रकार की आदतें विकसित करने से क्या होगा, पर्यावरण के लिए हम हितैषी नागरिक बन सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कचरे के ढेर में पशु, विशेष रूप से गाय जो कचरा खा रही हो, वह खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में पशु पॉलीथीन और थैले और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निकाल लेते हैं। क्योंकि जब हम कूड़ा फेंकते हैं या हमने छिलके अगर फेंके तो पॉलीथीन में बांध कर फेंक देते, तो गाय उस पॉलीथीन भी खा जाती है छिलकों के साथ साथ। तो इसका बहुत घातक परिणाम होता है क्योंकि जो प्लास्टिक पदार्थ है पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न कर देता है, उसके आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं और अंततः उसकी क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमको प्लास्टिक की चीज़ों को और ये जैसे चिप्स खाते हो आप लोग, उसके रैपर को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। और हमें ध्यान रखना चाहिए
कि प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। जब हम खरीदारी के लिए जाते हैं बाहर तो सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला प्रयोग में लाना चाहिए, अपने साथ लेकर जाना चाहिए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे को प्रयोग में लाइए। इस तरह आपको अपने पर्यावरण को बचाए रखने के लिए क्या करना है, प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना है। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप लोग फिर से सुनिएगा अगर समझ में ना आया हो तो। थैंक यू बच्चों।